आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने DSSB-PRT से रिलेटेड एक पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की है, यानी कि DSSB-PRT में जो 100 नंबर की पेडागोजी आप लोगों से पूछी जाएगी, उसी का प्रिपरेशन हम यहाँ पर कर रहे हैं। उसी से रिलेटेड टॉपिक्स में आप लोगों को करवा रही हूँ। तो अभी आप सभी जानते हैं हमने डेवलपमेंट की थ्योरीज की हैं डिस्कस। तो आज ये हमारा 17th लेक्चर रहेगा और आज की इस वीडियो में हम कोई पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे। हम तो जो थ्योरीज हमने डिस्कस की हैं उनसे रिलेटेड ये मैं 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की एक सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। क्यों लेकर आई हूँ? ताकि जो है कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपकी क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस होती रहे, क्योंकि जब क्वेश्चंस आप लोग साथ साथ कर लेते हैं तो एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की और जेरोम ब्रूनर की जो थ्योरीज हमने डिस्कस की है उन थ्योरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। देखिए, जीन पियाजे की 2 थ्योरीज हमने की है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी मैं आप लोगों को पहले करवा चुकी हूँ और अभी रिसेंटली हमने मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी डिस्कस की थी। तो इन सभी थ्योरीज से रिलेटेड, यानी कि जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की और जेरोम ब्रूनर की जो थ्योरीज हमने की है उनसे रिलेटेड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। लेकिन ये आज फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि जो 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की मैं बात कर रही हूँ तो सारे के सारे क्वेश्चंस एक साथ करेंगे तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया है। आज की वीडियो में हम 1 to 25 क्वेश्चंस तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ब्रूनर्स थ्योरी एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ। देखिए, ब्रूनर की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है वो किस चीज पर एम्फसाइज करती है, किस चीज पर बल देती है? नेचर ओवर नर्चर इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में नेचर या नर्चर का अहम रोल रहेगा। नेक्स्ट है स्कीमास इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, या उन्होंने स्कीमास की बात की है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। द यूज ऑफ पनिशमेंट इन लर्निंग, यानी कि लर्निंग में पनिशमेंट का अहम रोल रहेगा। या एक्टिव लर्नर एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। तो देखिए, ब्रूनर ने जो है अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में किस चीज पर फोकस किया है? उन्होंने जो है लर्नर सेंटर्ड लर्निंग प्रोसेस की बात की है, यानी कि एक्टिव लर्नर एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। तो आपका जो ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, यानी कि जो लर्नर होंगे वो एक्टिव रहेंगे थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रूनर प्रपोज दैट चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू। देखिए, जो बच्चे हैं वो अपनी नॉलेज को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे? एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन या डिस्कवरी लर्निंग के द्वारा। तो देखिए, असिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन ये जो शब्द हैं ये किसके द्वारा यूज किए गए हैं? पियाजे के द्वारा अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में। असिमिलेशन का मतलब क्या है? अकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ उस थ्योरी में। ठीक है, तो उन्होंने किसकी बात की है, यानी कि बच्चे किसके थ्रू जो है अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेंगे? डिस्कवरी लर्निंग। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। डिस्कवरी लर्निंग पर उन्होंने फोकस किया है। ये जो कॉन्सेप्ट है डिस्कवरी लर्निंग का, ये किसके द्वारा दिया गया है? ब्रूनर के द्वारा। उन्होंने कहा है कि भाई बच्चे जो है अपनी नॉलेज को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे's थ्योरी सजेस्ट दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रोग्रेस थ्रू। देखिए, पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी क्या सजेस्ट करती है कि भी बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसका प्रोग्रेस किस तरह से होगा। ठीक है, अ सीरीज ऑफ डिसकंटिन्यूअस स्टेजेस की बात उनके द्वारा की गई है। लीनियर एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस रहेगा, या जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन या प्री डिटरमाइंड स्टेजेस की बात की गई है, या रिवॉर्ड या पनिशमेंट का इन्फ्लुएंस रहेगा। तो देखिए, हम सभी जानते हैं पियाजे ने क्या कहा है, यानी कि पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसमें उन्होंने 4 स्टेजेस दी हैं। कौन कौन सी? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। हर स्टेज का एज ग्रुप अलग से है और उसकी करैक्टरिस्टिक्स भी अलग होंगी। तो उन्होंने क्या कहा है, स्टेजेस की जो बात करते हैं तो उनका मानना है कि जो डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो किस तरह का होगा? डिसकंटिन्यूअस, यानी कि पहली स्टेज की अलग करैक्टरिस्टिक्स, दूसरी की अलग, तीसरी की अलग और चौथी की अलग। जैसे ककून से बटरफ्लाई का बन जाना। ठीक है, हर स्टेज में कुछ ना कुछ अलग तरह का डेवलपमेंट दिखेगा। जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है वो इस तरह का होता है, यानी कि धीरे धीरे हो रहा है, ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, लीनियर प्रोसेस होता है। तो उन्होंने किसकी बात की है? उन्होंने स्टेजेस की बात की है। तो जितने भी जो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट में या मोरल डेवलपमेंट में स्टेजेस की बात करते हैं वो डिसकंटिन्यूअस डेवलपमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Piaget's theory suggests that moral development progress through a series of, देखिए प्याजे का क्या मानना है कि जो मोरल डेवलपमेंट है उसका प्रोग्रेस किस तरह से होता है, स्टेजेस के द्वारा, रेइंफोर्समेंट, इमिटेशन या ऑब्जर्वेशन। तो उसमें भी जो है उन्होंने स्टेजेस की बात की है, यानी कि बच्चे का जो मोरल डेवलपमेंट है वो स्टेजेस में होता है। उन्होंने मोरल डेवलपमेंट की 2 स्टेजेस बताई हैं जो कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी करवा चुकी हूँ उनकी थ्योरी में, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी जो प्याजे के द्वारा दी गई है, ठीक है। अगर हम रीइंफोर्समेंट की बात करें तो इसकी रीइंफोर्समेंट हो गया या कंडीशनिंग हो गया, इनकी बात कौन करते हैं, बिहेवियरिस्ट करते हैं। इमिटेशन और ऑब्जर्वेशन की बात किसके द्वारा की गई है, बंडूरा के द्वारा, ठीक है। और अपनी सोशल लर्निंग थ्योरी में उन्होंने इमिटेशन ऑब्जर्वेशन की बात की, जिसमें उन्होंने बोबोडोल एक्सपेरिमेंट किया था। तो उसमें वो किस तरह से, यानी कि बच्चे जो है ऑब्जर्व करके, इमिटेट करके सीख। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्याजे's थ्योरी एम्फसाइजेस द इंपोर्टेंस ऑफ, देखिए प्याजे की थ्योरी किस चीज के इंपोर्टेंस पर एम्फसाइज करती है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, स्कीमास, क्लासिकल कंडीशनिंग या ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो देखिए प्याजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है वो किस चीज पर एम्फसाइज करती है, स्कीमा, यानी कि स्कीमा का मतलब क्या है, बच्चे के माइंड में कुछ मेंटल रिप्रेजेंटेशन बन जाता है, यानी कि कुछ मानसिक प्रतिबिंब बन जाते हैं किसी भी चीज के बारे में, उसके लिए उन्होंने स्कीमा शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। जैसे बच्चे ने पहली बार डॉग को देखा तो डॉग के बारे में उसके दिमाग में एक स्कीमा डेवलप हो जाता है, एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन, एक मानसिक प्रतिबिंब बन जाता है कि भी डॉग किस तरह से दिखाई देता है। या कैट को पहली बार देखता है तो कैट के बारे में एक मतलब इमेज बन जाना, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने स्कीमा शब्द का प्रयोग किया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, स्कीमा। अगर हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात करें तो ये जो है इसकी बात बंडूरा के द्वारा की गई है, क्लासिकल कंडीशनिंग जो है पेवलोव के द्वारा दी गई है, और ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात स्किनर के द्वारा की गई है। ये दोनों ही किसकी थ्योरी है, लर्निंग की थ्योरीज हैं, ठीक है। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू प्याजे द प्रोसेस ऑफ असिमिलेशन इन्वॉल्व्स, देखिए प्याजे ने अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में कुछ की कॉन्सेप्ट्स की बात की है, कुछ 4-5 की कॉन्सेप्ट्स उनके द्वारा बताए गए हैं जो मैं आप लोगों को प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में बिल्कुल डिटेल में करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो उस थ्योरी को जरूर देखिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए। यहाँ पर मैं आप लोगों को बेसिक बता रही हूँ। देखिए असिमिलेशन का जो प्रोसेस होता है, असिमिलेशन का मतलब असिमिलेट करना, समाहित करना, किसी न्यू चीज को उसी जो पुराना एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसमें एग्जिस्ट कर जाना, इनकॉर्पोरेट कर लेना, ठीक है, उसमें समाहित हो जाना वो चीज, उसके लिए उन्होंने एसिमिलेशन शब्द का प्रयोग किया है। तो एसिमिलेशन का क्या मतलब है, मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग स्कीमास टू फिट न्यू इंफॉर्मेशन, यानी कि जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है, जो पहले से स्कीमा बना हुआ है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना ताकि जो न्यू इंफॉर्मेशन है वो उसमें फिट बैठ सके, इसका मतलब ये है। या क्रिएटिंग न्यू स्कीमास टू अकोमोडेट न्यू इंफॉर्मेशन, या नया स्कीमा क्रिएट करना ताकि न्यू इंफॉर्मेशन को अकोमोडेट किया जा सके। बैलेंसिंग एग्जिस्टिंग स्कीमास थ्रू इक्विलिब्रियम, या जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है यानी कि जो पहले से ही स्कीमा एग्जिस्ट करता है उसी में कुछ बैलेंस क्रिएट करना, यानी कि उसमें कुछ बैलेंस करना, आगे पीछे करना, ठीक है। इनकॉर्पोरेटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा, या जो न्यू इंफॉर्मेशन है उसको जो है जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसी में इनकॉर्पोरेट करना, उसी में समाहित करना, वो एसिमिलेशन का मतलब है। तो एसिमिलेशन का मतलब है इनकॉर्पोरेट न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा, ठीक है, यानी कि जो पहले से स्कीमा बना हुआ है उसी में अगर कोई न्यू इंफॉर्मेशन ऐड हो जाती है। इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए बच्चे के दिमाग में डॉग के बारे में एक स्कीमा डेवलप है, यानी कि स्कीमा क्या है, एग्जिस्टिंग स्कीमा है, यानी कि स्कीमा पहले से ही बना हुआ है, लेकिन फिर दूसरी बार अगर वो कहीं बाहर जाता है, उसने दूसरी तरह के डॉग को देखा, यानी कि हो सकता है उसने जर्मन शेफर्ड को देखा, तो उसमें जो है कुछ जो न्यू इंफॉर्मेशन ऐड हुई वो पुराने स्कीमा में ही क्या हो गई, इनकॉर्पोरेट हो गई, उसी में समाहित उसने कर लिया कि भाई जर्मन शेफर्ड भी क्या है, एक तरह का डॉग ही होता है लेकिन कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज। तो जो एग्जिस्टिंग स्कीमा था उसी में न्यू इंफॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट करना, दैट इज कॉल्ड असिमिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। According to Brunner, learners construct knowledge through 3 modes of representation. These modes are, देखिए ब्रूनर ने अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में लर्निंग के 3 मोड बताए हैं। तो वो कौन कौन से मोड हैं, ठीक है। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल एंड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, सिंबॉलिक एंड एक्टिव एंड आइकॉनिक, असिमिलेशन, अकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रियम, फॉर्मल ऑपरेशनल, पोस्ट फॉर्मल ऑपरेशनल एंड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। तो ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि पोस्ट फॉर्मल कोई ऑपरेशनल स्टेज है ही नहीं। तो
एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम की बात किसके द्वारा की गई है? प्याजे के द्वारा। ये की कॉन्सेप्ट प्याजे के द्वारा दी गई हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सिंबॉलिक एंड एक्टिव एंड आइकोनिक। ठीक है, यानी कि उन्होंने ये 3 मोड बताए हैं लर्निंग के। एंड एक्टिव पहला मोड है, सेकंड है आइकोनिक और थर्ड है सिंबॉलिक। एंड एक्टिव यहाँ पर बच्चा मूवमेंट्स, एक्शंस के द्वारा सीखता है, यहाँ पर इमेजेस और आइकन्स के द्वारा सीखता है। और सिंबॉलिक में जो है यहाँ पर बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स के द्वारा वो चीजों को सीखता है। तो लर्निंग की 3 मोड की बात किसके द्वारा, रिप्रेजेंटेशन की बात किसके द्वारा की गई है? ब्रूनर के द्वारा। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू ब्रूनर द रोल ऑफ द टीचर इज टू। देखिए ब्रूनर के अकॉर्डिंग, यानी कि उन्होंने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है उसमें उन्होंने टीचर का रोल क्या रहेगा इसके बारे में ब्रूनर क्या कहते हैं? ट्रांसमिट नॉलेज टू द स्टूडेंट, यानी कि टीचर सिर्फ नॉलेज को ट्रांसमिट करेगा किसको? स्टूडेंट्स को। प्रोवाइड रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट फॉर लर्निंग, या वो रिवॉर्ड देगा या पनिशमेंट देगा लर्निंग में बच्चों को। अगर वो अच्छा करेंगे तो उनको रिवॉर्ड देगा या पनिशमेंट देगा गलत करेंगे तो। फैसिलिटेट एंड सपोर्ट द लर्नर्स एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, या बच्चों को सपोर्ट और फैसिलिटेट करेगा उनके एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज में, यानी कि जो भी कुछ वो करना चाह रहे हैं उसमें उनको हेल्प करेगा, उनको सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट है क्रिएट अ स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट फॉर पैसिव लर्निंग, या पैसिव लर्निंग के लिए एक स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट को क्रिएट करेगा। तो देखिए उन्होंने किस तरह से बात की है, यानी कि जो लर्नर हैं वो क्या रहेंगे? एक्टिव रहेंगे थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तो पैसिव लर्निंग की तो उनके द्वारा बात ही नहीं की गई है। तो जो टीचर का रोल रहेगा वो क्या रहेगा? फैसिलिटेट एंड सपोर्ट द लर्नर्स एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, यानी कि जो स्टूडेंट्स अपनी लर्निंग को कंस्ट्रक्ट करेंगे उसमें जो टीचर रहेगा वो एक फैसिलिटेटर, एक सपोर्टर की तरह होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्याजे आइडेंटिफाइड 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज स्टेजेस फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट, यानी कि प्याजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस बताई हैं, हम सभी जानते हैं। तो उनकी सीक्वेंस क्या रहेगी, बिल्कुल प्रॉपर सीक्वेंस क्या रहेगी पहली से लेके लास्ट तक, वो आपको बतानी है। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। तो देखिए पहला ही जो क्वेश्चन है वो पहला ही जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि जो सीक्वेंस क्या रहेगी, पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी है प्री ऑपरेशनल, तीसरी है कॉन्क्रीट और चौथी है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याजे सेंसरी मोटर स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय। देखिए प्याजे की जो सेंसरी मोटर स्टेज है उसकी कैरेक्टरिस्टिक आपको बतानी है। ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक जो है सेंसरी मोटर स्टेज की होगी? द एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली एंड परफॉर्म मेंटल ऑपरेशंस, यानी कि यहाँ पर बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग की जो एबिलिटी है उसका डेवलपमेंट हो जाता है और साथ ही वो मेंटल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना सीख जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सेंसरी मोटर स्टेज का टाइम पीरियड 0 to 2 यानी कि बर्थ से 2 साल के बच्चे में इस तरह की जो है लॉजिक लगाने की एबिलिटीज बच्चे में विकसित नहीं होती है। ठीक है, तो ये किस स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक होगी? ये होगी स्टेज नंबर 3। स्टेज नंबर 3 कौन सी है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। द डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस एंड सिंबॉलिक थॉट। तो देखिए ये तो बिल्कुल ठीक है कि भाई इस पहली स्टेज में बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस का डेवलपमेंट हो जाता है, बहुत ही अहम कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर हम मानते हैं। लेकिन जो सिंबॉलिक थॉट की बात की गई है वो सेकंड स्टेज की विशेषता है, यानी कि बच्चे में जो सिंबॉलिक थॉट्स का डेवलपमेंट सेकंड स्टेज में होता है। कौन सी स्टेज है? प्री ऑपरेशनल स्टेज। द एबिलिटी टू इंगेज इन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड हाइपोथेटिकल थिंकिंग। तो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग और हाइपोथेटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट बच्चे में कौन सी स्टेज में होता है? स्टेज नंबर 4। कौन सी है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट है द रिलायंस ऑन सेंसरी एक्सपीरियंसेस एंड मोटर एक्शंस। तो ये बिल्कुल आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चा जो है सेंसेस और मोटर एक्शंस के थ्रू चीजों को सीखता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रूनर्स थ्योरी एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ। देखिए ब्रूनर की थ्योरी किस चीज पर एम्फसाइज करती है? सोशल फैक्टर्स इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जेनेटिक फैक्टर्स इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल फैक्टर्स इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो देखिए उन्होंने किसकी बात की है? सोशल फैक्टर्स पर एम्फसाइज किया है, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सोशल फैक्टर्स का अहम रोल होता है, यानी कि बच्चा दूसरों के इंटरेक्शन के थ्रू चीजों को सीख। नेक्स्ट क्वेश्चन, According to Brunner, the process of going from the concrete to the abstract is called। देखिए ब्रूनर के अकॉर्डिंग जो कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट तक पहुंचने का जो प्रोसेस है उसके लिए उन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया है? असिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन या रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो 3 की कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा दिए गए हैं? प्याजे के द्वारा। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। तो उन्होंने मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन की बात की है, तो कौन सा शब्द यूज किया है? उन्होंने रिप्रेजेंटेशन शब्द का प्रयोग किया है। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन।
लॉरेंस कोहलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी फोकसेस ऑन। देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग की जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है वो किस चीज पर फोकस करती है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट या मोरल रीजनिंग। तो उन्होंने किसकी बात की है? मोरल रीजनिंग की बात की है, मोरलिटी की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग प्रपोज्ड हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो देखिए कोहलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट की कितनी स्टेजेस बताई हैं? 6 स्टेजेस बताई हैं। इनको मैं आप लोगों को वन बाय वन एक बार आप लोगों को समझा देती हूँ कौन कौन से लेवल हैं, कौन कौन सी स्टेजेस हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने 3 लेवल्स की बात की है। पहला जो लेवल है वो है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, जिसमें 2 स्टेजेस उन्होंने बताई हैं। कौन कौन सी? ऑबिडियंस एंड पनिशमेंट, ओरिएंटेशन और इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। देखिए ये जो थ्योरी है, ये स्टेजेस, ये लेवल्स मैं बिल्कुल डिटेल में करवा चुकी हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए बता रही हूँ। तो जो पहली स्टेज है ऑबिडियंस एंड पनिशमेंट, यानी कि यहाँ पर बच्चे को ओबे करना है, अदरवाइज ही विल गेट द पनिशमेंट। इंडिविजुअलिज्म एक्सचेंज की बात में क्या कहा गया है? यानी कि बच्चा यहाँ पर इंसेंटिव्स की मांग करता है, यानी कि अगर वो कुछ काम करता है तो बदले में उसको कुछ ना कुछ प्रोत्साहन चाहिए। ठीक है, तो ये लेवल 1 की बात हम कर रहे हैं। लेवल 1 की 2 स्टेजेस है। नेक्स्ट लेवल है कन्वेंशनल मोरालिटी, लेवल 2 है। तो इसमें भी 2 स्टेजेस आएंगे, 3 और 4 नंबर की स्टेजेस, यानी कि 3rd और 4th स्टेजेस आ जाएंगी। डेवलपिंग गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी कि यहाँ पर बच्चा दूसरों के साथ अपने रिलेशनशिप बेहतर बनाने की कोशिश करता है, दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करता है। मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, यानी कि यहाँ पर जो भी सोसाइटी के लॉज, नॉर्म्स, जो भी रूल्स है, नॉर्म्स है, उनको मेंटेन करने की कोशिश करता है। 3rd लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। तो देखिए ये आपको आगे क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे कि कौन से लेवल की कौन कौन सी स्टेजेज हैं। ठीक है, तो लेवल और स्टेजेज आपको पता होना चाहिए। तो इस लेवल में भी 2 स्टेजेज आ जाएंगी, स्टेज नंबर 5th और स्टेज नंबर 6th। तो ये जो स्टेजेज है ये लोअर टू हायर ऑर्डर है, यानी कि पहली स्टेज है बहुत ही लोअर ऑर्डर की, और जो 6th स्टेज है वो बहुत ही हायर ऑर्डर की स्टेज है। 5th स्टेज क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट, यानी कि सोसाइटी के रूल्स नॉर्म्स को भी मेंटेन करना है, साथ ही अगर वो गलत है तो इंडिविजुअल का राइट है कि भी वो उनके बारे में बोल सकता है। यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, ये बिल्कुल सार्वभौमिक प्रिंसिपल्स पर डिपेंड है, यानी कि जो बिल्कुल सही है वो सही है, गलत है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इथिकल प्रिंसिपल्स की बात इसमें की गई है, बहुत ही हायर ऑर्डर की, सबसे हायर ऑर्डर की स्टेज कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू प्याजे कंजर्वेशन रिफर्स टू। देखिए कंजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन देन प्याजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है ये ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी टीचिंग एग्जाम में आप लोगों को प्याजे से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चंस देखने को पक्का मिल जाते हैं। क्या है कंजर्वेशन? The ability to understand that objects can exist even when they are out of sight, यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बच्चे की आंखों से ओझल हो जाता है तो भी वो एग्जिस्ट करता है, यानी कि एक तरह से बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस का डेवलपमेंट हो जाता है। क्या ये मतलब है कंजर्वेशन का? नेक्स्ट है द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज दैट द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस रिमेन्स सेम डेस्पाइट चेंजेस इन इट्स अपीयरेंस, यानी कि किसी भी सब्सटेंस की जो क्वांटिटी है वो सेम रहेगी अगर हम उसकी अपीयरेंस को चेंज कर दें। क्या ये मतलब है? द एबिलिटी टू इंगेज इन लॉजिकल रीजनिंग एंड हाइपोथेटिकल थिंकिंग, यानी कि बच्चा जो है लॉजिकल रीजनिंग और हाइपोथेटिकल थिंकिंग में इंगेज रहने की एबिलिटी बच्चे में विकसित हो जाती है। नेक्स्ट है द एबिलिटी टू मेंटली रिप्रेजेंट एंड मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स, या बच्चा जो है चीजों को मेंटली रिप्रेजेंट कर पाता है या कुछ ऑब्जेक्ट्स में मैनिपुलेट कर पाता है, कुछ उतार चढ़ाव कर पाता है, ठीक है, कुछ चेंज कर पाता है, या इस एबिलिटी का डेवलपमेंट बच्चे में हो जाता है। तो कंजर्वेशन का क्या मतलब है? तो देखिए कंजर्वेशन को एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए बच्चे के सामने 2 ग्लास हैं, ठीक है, तो एक ग्लास में हमने ये पानी डाला, अगर इसी पानी को, ये क्या है, ये चौड़ा ग्लास है, और अगर हम इसी पानी को इस नैरो ग्लास में डालेंगे तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देगा। तो जो सेकंड स्टेज है उसमें बच्चों को क्या लगता है कि नहीं इस ग्लास में ज्यादा पानी है, लेकिन यहाँ पर कंजर्वेशन का मतलब समझ आने लग जाता है बच्चे को, यानी कि उसको पता चल जाता है कि शेप और साइज के चेंज होने से जो है क्वांटिटी चेंज नहीं होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज दैट द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस रिमेन्स द सेम डिस्पाइट चेंजेस इन इट्स अपीयरेंस, यानी कि अगर अपीयरेंस को चेंज कर दिया जाए तो भी जो क्वांटिटी है वो सेम रहेगी। ये बच्चे को समझ आने लग जाता है कौन सी स्टेज में? concrete operational stage. Let me see what is the next question. Piaget's pre-operational stage is characterized by, देखिए पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की सेकंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसकी करेक्टरिस्टिक बतानी है आप लोगों को। ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, कौन सी करेक्टरिस्टिक होगी इनमें से?
Egocentrism and animism, the ability to think abstractly and engage in hypothetical reasoning, the development of conservation and operational thinking, the mastery of formal operational thoughts। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट होगा, यानी कि बच्चा यहाँ पर क्या होता है, ईगोसेंट्रिक और एनिमिज्म बिहेवियर करता है। मान लीजिए बच्चे के पास जैसे टैडी है कोई, तो उसी टैडी को खाना खिलाना, पिलाना, उसको निल्हाना, वो क्या है, एनिमिज्म बिहेवियर कर रहा है। साथ ही इस स्टेज में बच्चा क्या रहता है, ईगोसेंट्रिक रहता है, यानी कि सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को देखता है, दूसरे का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसको वो कंसीडर नहीं करता। तो आप इसमें जो है ईगोसेंट्रिक और एनिमिज्म, ये क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक किसकी है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। अगर हम बात करें एब्स्ट्रैक्टली एंड इंगेज इन हाइपोथेटिकल रीजनिंग की, तो ये जो है फोर्थ स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक है। कंजर्वेशन और ऑपरेशनल थिंकिंग की बात हम थर्ड स्टेज में करते हैं और फॉर्मल ऑपरेशनल थॉट्स की बात फोर्थ स्टेज में करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू ब्रूनर कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज, देखिए ब्रूनर के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरह का प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस, डिसकॉन्टिन्यूस, विद डिस्टिंक्ट स्टेजेस, जेनेटिकली प्रीडिटरमाइंड प्रोसेस या पैसिव प्रोसेस इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो देखिए जितने भी जो ये साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने स्टेजेस की बात की है, ठीक है, तो उन्होंने किस तरह की बात की है, डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस की बात की है। तो उनके अकॉर्डिंग क्या रहेगा, डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस विद डिस्टिंक्ट स्टेजेस। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज प्राइमरीली ड्रिवन बाय, देखिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसके द्वारा ड्रिवन होता है, यानी कि अहम रोल, प्राथमिक रोल किसका रहेगा, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, इन्वायरमेंटल स्टिमुली, सोशल इंटरेक्शन, इंटरनल मेंटल प्रोसेस। तो देखिए उन्होंने जो है किस पर फोकस किया है, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, यानी कि जब तक बच्चा बायोलॉजिकली मैच्योर नहीं होगा तो वो उस चीज में एक्सपर्ट नहीं हो पाएगा। जैसे अगर हम, उन्होंने स्टेजेस की बात की है, साथ साथ एज की बात की है, यानी कि जो पहली स्टेज है उसमें जो बच्चा होगा उसमें कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट होगा, यानी कि वो सेकंड स्टेज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो बच्चा एक्वायर नहीं कर पाएगा क्योंकि वो उस लेवल के लिए बायोलॉजिकली मैच्योर नहीं है। तो उन्होंने किस पर फोकस किया है, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन की बात की है। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की द प्रोसेस ऑफ स्कैफोल्डिंग इन्वॉल्व्स, देखिए स्कैफोल्डिंग की बात वाइगोत्स्की के द्वारा की गई है, तो उन्होंने जो है इस टर्म को अपनी थ्योरी में यूज किया है। स्कैफोल्डिंग का क्या मतलब है वो पूछा गया है आप लोगों से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है स्कैफोल्डिंग, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, एमक्यू। ये तीनों चारों कॉन्सेप्ट मैंने वाइगोत्स्की की थ्योरी में आप लोगों को डिटेल में समझाया हुआ है, तो पहले उस थ्योरी को जरूर देखिएगा, ठीक है, तभी आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी, तभी आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या है। देखिए यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि भाई जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं तो उनके सामने इस तरह का एक टेम्परेरी ढांचा तैयार करके लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, ताकि बिल्डिंग को सपोर्ट दिया जा सके। तब तक लगाया जाता है जब तक वो बिल्डिंग बनकर तैयार नहीं हो जाती। तो ये क्या है, ये स्कैफोल्डिंग है, ठीक है। स्कैफोल्डिंग का मतलब एक टेम्परेरी हेल्प बच्चे को दी जाती है। कहाँ दी जाती है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि उसका जो संभावित विकास का क्षेत्र है वहां पर बच्चे को जो है एक टेम्परेरी हेल्प दी जाती है ताकि बच्चा आगे बढ़ सके, ठीक है। यानी कि जो भी नॉलेज स्किल्स वो एक्वायर करना चाहता है वो एक्वायर तभी कर सकता है जब बच्चे को एक एक्सटर्नल सपोर्ट और गाइडेंस वहां पर बच्चे को दी जाती है। कहां पर, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में। तो इसको क्या कहा गया है, स्कैफोल्डिंग। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, प्रोवाइडिंग एक्सटर्नल सपोर्ट एंड गाइडेंस टू अ लर्नर विद इन देयर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की प्राइवेट स्पीच टॉकिंग टू वन सेल्फ सर्वनल। देखिए प्राइवेट स्पीच का मतलब है टॉकिंग टू वन सेल्फ। तो अगर लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो जो वाइगोत्स्की है उन्होंने लैंग्वेज की 3 फॉर्म्स बताई है। कौन कौन सी हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो प्राइवेट स्पीच का मतलब क्या है, टॉकिंग टू वन सेल्फ, यानी कि यहाँ पर बच्चा अपने आप से बात करता है, ठीक है। तो वो क्या है वाइगोत्स्की के अनुसार, अ वे टू रेगुलेट वंस बिहेवियर एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, यानी कि यहाँ पर बच्चा अपने व्यवहार को रेगुलेट करता है, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करता है। या कॉग्निटिव इमेच्योरिटी का साइन है, या दूसरों का ध्यान गेन करने का एक तरीका है, या सेल्फ एक्सप्रेशन और क्रिएटिविटी की एक फॉर्म है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर होगा अ वे टू रेगुलेट वंस ओन बिहेवियर एंड सॉल्व प्रॉब्लम, यानी कि अपने व्यवहार को रेगुलेट करना, अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करना। यानी कि यहाँ पर जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई बार हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो अपने आप से बात करते हुए कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अपने बिहेवियर को रेगुलेट और अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। According to Kohlberg, which stage of moral development is characterized by an individual considering the rights and welfare of others and valuing social contract? देखिए कोहलबर्ग की जो moral development थ्योरी है उसमें उन्होंने 3 levels
और 6 स्टेजेस की बात की है। हर लेवल में 2-2 स्टेजेस हैं, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है कि भाई किस स्टेज में सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स को भी वैल्यू देना है और साथ ही जो यानी कि किसी भी इंडिविजुअल के जो राइट्स और वेलफेयर है उनको भी कंसीडर करना है। तो इसकी बात कौन सी स्टेज में की गई है? 5th स्टेज है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है, आपको पता होना चाहिए 5th नंबर की स्टेज है, यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट को भी वैल्यू देना है और दूसरों के जो राइट्स और वेलफेयर है उनको भी कंसीडर करना है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर। देखिए किस चीज के लिए उनका क्रिटिसिज्म हुआ है? ओवर इम्फेसाइजिंग द रोल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा ओवर इम्फेसाइज किया है। निग्लेक्टिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, लेकिंग एम्पिरिकल एविडेंस एंड सपोर्ट, एक्सक्लूडिंग द रोल ऑफ इमोशंस इन मोरल रीजनिंग। तो देखिए उनका क्रिटिसिज्म जो हुआ है वो किस चीज के लिए हुआ है, यानी कि उन्होंने सोशल और कल्चरल फैक्टर्स को बिल्कुल निग्लेक्ट किया है, इसके कारण उनकी इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म हुआ है, ठीक है। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। According to Piaget, the concrete operational stage is characterized by the ability, यानी कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है प्याजे की, उसमें जो 3rd नंबर की स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, उसकी कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों को बतानी है, इनमें से कौन सी होगी? थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड इंगेज इन हाइपोथेटिकल रीजनिंग, यानी कि बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और हाइपोथेटिकल रीजनिंग का डेवलपमेंट हो जाता है। अंडरस्टैंड एंड अप्लाई लॉजिकल प्रिंसिपल्स टू कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स, या बच्चा जो है लॉजिक लगाना सीख जाता है कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स के प्रति, यानी कि लॉजिक को वो अप्लाई करना सीख जाता है। इंगेज इन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एंड मेंटल ऑपरेशंस, या बच्चा जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में इंगेज रहता है, यानी कि सिंबॉलिक तरीके से वो चीजों को समझ पाता है। डेवलप मोरल रीजनिंग एंड इथिकल प्रिंसिपल्स, या बच्चे में मोरल रीजनिंग और इथिकल प्रिंसिपल्स का डेवलपमेंट हो जाता है। तो देखिए इनमें से कौन सी एक करेक्टरिस्टिक है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, यानी कि यहाँ पर बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट हो जाता है, यानी कि जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशंस हैं, जैसे ट्रांजिटिविटी है, कंजर्वेशन है, क्लासिफिकेशन है, डिसेंट्रिक है, ये क्या है? ये कुछ कॉन्क्रीट ऑपरेशंस की बात प्याजे के द्वारा की गई है। ये बिल्कुल थ्योरी में मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा लॉजिक लगाना सीख जाता है। तो आपका जो है सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई लॉजिक प्रिंसिपल्स टू कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट और हाइपोथेटिकल थिंकिंग या रीजनिंग का डेवलपमेंट बच्चे में 4th स्टेज में होता है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात या मेंटल ऑपरेशंस की बात हम 2nd स्टेज में पढ़ते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, और मोरल रीजनिंग और इथिकल प्रिंसिपल्स का डेवलपमेंट 4th स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू प्याजे द टर्म ईगोसेंट्रिज्म रिफर्स टू। देखिए ईगोसेंट्रिज्म का क्या मतलब है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ईगोसेंट्रिज्म का क्या मतलब है प्याजे के अकॉर्डिंग? द एबिलिटी टू टेक अनदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव, यानी कि जो दूसरे व्यक्ति है उनके पर्सपेक्टिव्स को स्वीकार करने की एबिलिटी। द टेंडेंसी टू ओनली कंसिडर वंस ओन पॉइंट ऑफ व्यू, या सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को देखना, दूसरों की बात को कंसिडर नहीं करना। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, या एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जो है, जो अमूर्त कॉन्सेप्ट है, उनको समझने की योग्यता बच्चे में विकसित हो जाती है। द रिलायंस ऑन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग, या बच्चे में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग का डेवलपमेंट हो जाता है, उसकी समझ बच्चे में आ जाती है। तो इसका मतलब क्या है ईगोसेंट्रिज्म का? मतलब कि बच्चा ईगोसेंट्रिक है, यानी कि वो सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को महत्व देता है, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को वो नहीं समझ। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइगोत्स्की प्रपोज दैट चिल्ड्रंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज फैसिलिटेट थ्रू। देखिए वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको किस तरह से फैसिलिटेट किया जा सकता है? इंडिपेंडेंट एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन एंड फॉर्मल स्कूलिंग, सोशल इंटरेक्शन एंड कोलैबोरेशन विद मोर नॉलेजेबल इंडिविजुअल्स, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। तो देखिए वाइगोत्स्की का क्या मानना है? सोशल इंटरेक्शन एंड कोलैबोरेशन विद मोर नॉलेजेबल इंडिविजुअल्स, यानी कि जो MKO का कॉन्सेप्ट उनके द्वारा दिया गया है, मोर नॉलेजेबल इंडिविजुअल्स या मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि जो आपसे ज्यादा नॉलेजेबल है उनके साथ इंटरेक्ट और कोलैबोरेट करके जो है बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट को फैसिलिटेट किया जा सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसी सीरीज का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, यानी कि आगे जो है हम 26 से लेके 50 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।
देखिए, अगर सेशन आप लोगों को पसंद आता है तो यार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपना एनालिटिक्स चेक करती रहती हूँ, तो उसमें सिर्फ 8% बच्चे हैं या 10% बच्चे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है। 90% स्टूडेंट्स वो हैं जो सिर्फ वॉच करते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो देखिए, अगर आप लोगों को सेशन पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लास।